हाँ साथियों, नमस्कार। आज चर्चा करेंगे। ये मेरी 31वीं वीडियो है। इससे पूर्व मैंने जो गवर्नर जनरल थे उनमें हार्डिंग तक की जो व्यवस्था थी उसे समझाया। अब उससे आगे जो डलहौजी का टाइम पीरियड है, आज जो ये वीडियो है वो डलहौजी पर निर्भर है, क्योंकि डलहौजी ने हमारे यहाँ कुछ कार्य प्रगतिशील भी किए और कुछ उसने राज्य हड़प नीति भी बनाई, जिसे राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति कहा जाता है। उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 56 तक रहा और डलहौजी को हमारे यहाँ पर एक राज्य हड़प नीति बनाने वाला गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि 56 के बाद फिर कैनिंग को जैसे ही गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो हमारे यहाँ फिर कैनिंग के समय में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फिर ये शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया। तो जो भी राज्य हड़पे गए या राज्य का विलय किया गया वो डलहौजी के टाइम में ही किया गया था। तो उसकी एक नीति इसने बनाई थी और वो नीति क्या थी कि उसने राज्यों को श्रेणियों में बांटा। प्रथम श्रेणी वह आती थी जो राज्य पूर्णतया स्वतंत्र थे और द्वितीय श्रेणी उन राज्यों की बनाई गई। द्वितीय श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थे और तीसरे वे राज्य थे, तीसरी श्रेणी उन राज्यों की थी जहां जो राज्य तैयार ही ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए थे। तो डलहौजी ने ये निश्चित कर दिया पैमाना कि जो पहले वर्ग के यानी कि जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, अगर वो हमसे अनुमति मांगेंगे तो उन्हें स्वीकृति दे दी जाएगी और जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है उनके लिए हमें स्वीकृति देना या ना देना ये उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। और जो हमने राज्य तैयार किए हैं उन्हें स्वीकृति नहीं दी जाएगी, ये उसने पैमाना तय किया। तो इसी पैमाने को आधार बनाकर जो प्रभावित राज्य हुए उनमें सबसे पहला प्रभावित राज्य सतारा था। सतारा को 1848 में सबसे पहले मिलाया गया, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था अप्पा साहेब। तो राजा अप्पा साहेब की मृत्यु हो जाती है 48 में और उनके कोई संतान थी नहीं। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, उसे नहीं माना गया और ना ही अंग्रेज़ों ने उन्हें स्वीकृति दी। राजा ने अंग्रेज़ों से इसकी स्वीकृति ली भी नहीं थी, ये भी सच्चाई है। और सतारा राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद दूसरा राज्य जो स्वीकार हुआ वो हुआ नागपुर। वहाँ के राजा रघुजी भोसले थे। इसको 1854 में मिलाया गया। उसके बाद तीसरा झांसी के राजा गंगाधर राव थे। उनकी 1853 में मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई ने जो दत्तक पुत्र लिया उसे नहीं माना गया और 1853 में ब्रिटिश राज्य में उस राज्य को मिलाने की घोषणा कर दी, जिसका विरोध किया रानी लक्ष्मीबाई ने और बड़ा युद्ध किया और वो युद्ध करते हुए शहीद हुई। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उन्हें माना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिसमें उनकी पूरी कहानी को मैं बताऊंगा।
उसके बाद फिर चौथा जो राज्य शिकार हुआ वो था जैतपुर बुंदेलखंड का, और इसके अलावा एक संभलपुर जगह पड़ती है उड़ीसा में, वो इसका शिकार हुआ। ये दोनों राज्य 1849 में मिला लिए गए। 1850 में भी आपके संबलपुर को मिलाया गया। तो इस प्रकार इन्होंने राज्यों को हड़पा और अपने राज्य में मिलाया, और अपने राज्य में मिलाकर इन्होंने अपनी राज्य हड़प नीति आगे बढ़ाई। डलहौजी के टाइम में ही जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो सिख राज्य से महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ से लेकर मंगवाकर रानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। ये शुभ कार्य भी डलहौजी के समय में ही किया गया था, क्योंकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 में ही हुआ था। तो 1848 में उस समय डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और 1849 में चिनाब नदी के किनारे गुजरात में जो युद्ध हुआ उसमें सिख बहुत बुरी तरह हारे, और 1849 को डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, और उस हीरे को इन्होंने महारानी विक्टोरिया को भेजा था। उसके बाद डलहौजी ने जो पेंशन में कार्य किया उसमें सबसे पहले जो इन्होंने पेंशन काटी वो सर्वप्रथम 1852 में पेशवा बाजीराव के जो उत्तराधिकारी थे, दत्तक पुत्र भी थे, जिन्हें धौंधू पंत अर्थात नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पेंशन बंद की थी। शिक्षा संबंधी सुधारों में इन्होंने वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया, और वुड डिस्पैच वुड घोषणा के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया, और अनेक विद्यालय वर्नाक्यूलर एंग्लो वर्नाक्यूलर के अंतर्गत हमारे यहाँ बनाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि की गई। वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर हमारे यहाँ पर बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करे गए। इसी के तर्ज पर आगे चलकर डलहौजी की ये नीति काम आई, और 1857 में प्रथम 3 शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और ये 3 शहर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ही थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विश्वविद्यालयों की शुरुआत की गई, और शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की शुरुआत होकर ही आगे चलकर फिर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया। उसके बाद BHU 1916 में और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाए गए। सबसे पहली जो रेलगाड़ी थी वो 1853 में ही भारत में चलाई गई, और रेलों का उदय भारत में डलहौजी के समय में ही हुआ। प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से ठाणे, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी, वो चलाई गई। ये रेलगाड़ी भाप से चलने वाली इंजन से थी। उसके बाद हमारे यहाँ जो बिजली के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी थी वो 1925 में चलाई गई थी। प्रथम तार लाइन जो कलकत्ता से आगरा तक बनाई गई वो भी 1853 में बनाई गई थी, और 1854 में ही नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया,
प्रथम बार डाक टिकट जारी किया गया था, वो भी कार्य 1854 में ही किया गया था। और 1854 में ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत कई जगह पुलों का निर्माण और नहरों को बनाया गया सिंचाई विभाग के लिए, और सिंचाई विभाग के लिए उन्हें खोला गया। तो सिंचाई विभाग में जो कार्य होता था वो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत होता था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में इन्हीं के कार्यकाल में वो पुल बनाने के लिए और नहरों पर रास्ते बनाने के लिए किया गया था। और ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत इसी लोक निर्माण विभाग से प्रथम बार कराई गई थी। इसके बाद 1853 में ही चार्टर एक्ट पारित किया गया, जो चौथा चार्टर एक्ट था, क्योंकि 4 ही चार्टर एक्ट हैं। पहला चार्टर एक्ट 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833, चौथा 1853। इस तरह से 4 ही चार्टर एक्ट बनाए गए थे। तो चौथा चार्टर एक्ट पारित किया गया। चौथे चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उम्र की व्यवस्था 18 से 23 रखी गई थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। इस तरह से इसी के अंतर्गत 1847 में ही प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में रुड़की में स्थापित किया गया था। तो ये कुछ जानकारी हैं आपके डलहौजी के विषय में। डलहौजी के विषय में ये जानकारी इस प्रकार से है कि डलहौजी से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद दूसरे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 62 तक रहे थे, और इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो कैनिंग को 2 रूपों में माना जाता है। प्रथम तो ये कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी में के द्वारा नियुक्त हुए, लेकिन जब 1857 में वो क्रांति हो जाती है तो फिर इन्हें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले लिया गया। कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू कर दिया गया। तो कैनिंग को ही प्रथम वायसराय भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फिर पद वायसराय का हो गया गवर्नर जनरल से हटाकर। और कैनिंग ही प्रथम वायसराय थे। तो 1857 में जब विद्रोह हो गया तो 1858 के संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार उसमें किए गए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ही किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 1857 के बाद महालेखा परीक्षक का पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में विकसित हुआ। तो महालेखा पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कर दिया गया। 1861 में ही भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया और 1860 में ही मैकाले द्वारा जो इंडियन पेनल कोड था पारित किया गया था। 1861 में उसे भारतीय दंड संहिता IPC को बनाया गया। 1861 को ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC का नाम दिया गया 1861 में, जिसे अब हमारी वर्तमान सरकार ने CRPC को बदलकर अब BNS कर दिया है। तो ये अंग्रेज़ों के टाइम की व्यवस्था बदली है कि बताओ, धाराएं ब्रिटिश पीरियड की चल रही हैं, देश आज़ाद हुए 75 साल निकल गए, तो इन्होंने फिर उन धाराओं को बदला, क्योंकि देश में कार्य ही नहीं हुआ। संविधान बना दिया गया लेकिन उस अनुरूप नहीं तैयार किया गया जो हमारे देश की ज़रूरत थी। संविधान को बिल्कुल ऐसे ही उतार दिया गया। लघु संविधान 1935 अधिनियम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1935 में से ही बहुत चीज़ों को रखा गया संविधान में। तो एक तरह से अंग्रेज़ों के टाइम का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो हमारे संविधान में थोप दिया गया। हमारे संविधान में ये पूर्णतः बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ आप लोगों से, मुझे कोई इसमें डर या ऐसी बात नहीं है। मेरे घर ने तो बहुत कुर्बानी भी दी है देश की आज़ादी में। स्पष्ट रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ
कि हमारा संविधान जिस हिसाब से बनना चाहिए था उस हिसाब से हमारा संविधान देश के अनुरूप तैयार ही नहीं हुआ। यह हकीकत है। देश को एक तरह से ऐसे संविधान को थोपा गया है जो यहाँ देश के लोग जानते ही नहीं हैं, और उनकी उस नादानी का दूसरे लोग, चालाक लोग उसका मिसयूज करते हैं और देश की व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जिसका दंश गांव के भोले भाले छात्र झेलते हैं। ये सच्चाई है। तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ, और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक न्यायालय की स्थापना हुई। ये कार्य भी 1861 में ही हुआ था। और 1859 में कंपनी के यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ। ये शुभ कार्य भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के समय में ये कार्य कुछ हुए। अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं, क्योंकि ये 31वीं वीडियो है, जो अब मेरी 32वीं वीडियो आएगी भाग 32 की, वो ब्रिटिश ताज के अधीन जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण वायसराय हुआ है उनका नाम हुआ है लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। उनकी वीडियो आएगी, क्योंकि लॉर्ड लिटन और रिपन दोनों ने भी कुछ कार्य ऐसे किए थे इनके टाइम में घटित हुए थे, जिसकी वीडियो भाग नंबर 32 में वो आएगी, क्योंकि भाग नंबर 31 ये स्वयं है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा साथियों कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, क्योंकि वो लेक्चर को सुनने से एक मेमोरी में वृद्धि आती है। एक तो लेक्चर को सुना जाए और कंसंट्रेट होकर सुना जाए तो लेक्चर याद हो जाता है, और मैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं को ही मैं इस अपने लेक्चर में बोलता हूँ जो वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अनावश्यक की जो बातें हैं मेरी उस वीडियो में एक भी नहीं मिलेगी आपको, और ना ही वो पढ़नी चाहिए, ना ही वो सुननी चाहिए। केवल काम की बात सुननी चाहिए और वो याद रखनी चाहिए। जो बच्चे काम की बात सुनते हैं और काम की बात याद रखते हैं वही प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे निकलते हैं, क्योंकि मैं इन सब बातों को जानता हूँ और एक IAS एस्पायरेंट व्यक्ति में रहा हूँ, इसलिए इन सब बातों को मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि बच्चों को लाभ मिले।